नहीं, इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट रिलेशन से अब हम शुरुआत करेंगे। साइंटिस्ट रिलेशन के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका शेड्यूल 7 था। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट ने ये एडवोकेट करा है कि हमें 7 शेड्यूल को दोबारा से रिविजिट करना चाहिए, एक बार उसको दोबारा से हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो 7 शेड्यूल में है क्या? 7 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 246 में है। अगर आप देखो, शेड्यूल अलग है, आर्टिकल्स अलग है, तो 7 शेड्यूल जो है वो आपका प्रॉपर किससे रिलेटेड करता है? सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप से। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 246 आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंटर और स्टेट के बीच में 7 शेड्यूल के अंडर और आर्टिकल 246 के अंदर कुछ पावर और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए ही इसके अंतर्गत 3 लिस्ट निकाली गई है। पहली है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पर लॉ मेकिंग की पावर आपको यूनियन यानी पार्लियामेंट को दी गई है, और स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें लॉ मेकिंग की पावर स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है। और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी वो होती है इसमें आपको यूनियन और लॉ मेकिंग की पावर दोनों के पास में है, लेकिन अगर कभी भी ऐसा फेस करता है कि एक ही टॉपिक पे दोनों अगर लॉ बना देते हैं तो उसमें पार्लियामेंट के लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक रोल आर्टिकल 246 में ही है, शेड्यूल 7 में, कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका मोटिव क्या है? पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ भी है, आर्टिकल 246 लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 248 क्या पाता है? आर्टिकल 248 के अंदर आपकी रेजुडरी पावर्स हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आर्टिकल 248 के अंदर क्या है? आपकी रेजुडरी पावर्स हैं। और आर्टिकल 246 के अंदर क्या था? आर्टिकल 246 के अंदर था आपका कि आर्टिकल 246 के अंदर की जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अंडर आर्टिकल 246 और अंडर आर्टिकल 248 क्या मेंशन किया गया है? अंडर आर्टिकल 248 मेंशन किया गया है कि जो रेजुडरी पावर है वो किस में वेस्टेड करेंगी? रेजुडरी पावर आपकी पार्लियामेंट के अंदर वेस्टेड करेंगी। ठीक है ना, तो 248 आर्टिकल आपको रेजुडरी पावर के टर्म्स में याद रखना है कि रेजुडरी पावर पार्लियामेंट के अंदर वेस्ट करेंगी, और 246 आपको अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में याद रखना है। ठीक है, तो रेजुडरी पावर का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ जुडिस्टिक्शन, पावर ऑफ जुडिशन अपॉन सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेंशन इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट ना तो स्टेटेड में मेंशन है और ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, तो उस पर उस टॉपिक पे लॉ मेकिंग की पावर अल्टीमेट किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट अगर आ जाता है अंडर आर्टिकल 248 जो कि ना तो स्टेटेड में मेंशन है ना कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, तो उस टॉपिक के ऊपर लॉ मेकिंग की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। और ये प्रोविज़न किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 248 के अंतर्गत रखा गया है रेजुडरी पावर का। अदरवाइज जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्टिकल 246 के अंदर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये देखिए, ये रेशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम। अब ऐसा करने के पीछे क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं? तो ऐसा करने के पीछे हमारे जो मोटिव्स हैं, पहला है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे भारत में यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना। दूसरा बात है कॉपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि मिलजुल करके काम करना, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना। आपका पहला यूनिटी है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेकंड आपका मोटिव है कॉपरेटिव फेडरलिज्म। तीसरा जो आपका मोटिव है वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है ना, जो प्रोविंस है उनको हमने अलग से लॉ मेकिंग की पावर दे करके, सब्जेक्ट्स दे करके उनको एक प्रकार से क्या प्रोवाइड कराई है? ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तीसरा क्या है? बैलेंस्ड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि अगर डेवलपमेंट करना है तो पावर बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो अगर पावर बैलेंस्ड होगी, डिस्प्यूट्स थोड़े कम होंगे, तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो बैलेंस्ड एंड इकोनॉमिक। तीसरा लास्ट वन क्या है? एनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना जो क्या होगी? रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, तो इनेबलिंग एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का प्रोविज़न भी इसके अंतर्गत है। तो ये हमारे टॉपिक्स जो कि इससे इफेक्ट करते हैं, ये हमारी इन चीज़ों को इनहेल करते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा टॉपिक कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, इनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो इसके पीछे हैं। आगे देखते हैं। अब अगर हम देखें कि इवोल्यूशन ऑफ 7th शेड्यूल कैसे हुआ है, 7th शेड्यूल का इवोल्यूशन के पीछे क्या है, तो सबसे पहले 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इसके अंतर्गत सबसे पहले एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि हम 6 न्यू मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उन न्यू मेंबर को नॉमिनेट करके एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव से अलग करेंगे, और उस लेजिस्लेटिव का काम होगा लॉ मेकिंग का काम होगा। वो लॉ मेकिंग का काम करेगी जिससे एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव अलग हो जाएगी, और इसको फॉर्मेशन 1961 के काउंसिल एक्ट के तहत की गई। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसको सब्सटेंटिव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उसमें कुछ
आपके गवर्नमेंट मेंबर्स यानी ऑफिशियल मेंबर होंगे, कुछ नॉन गवर्नमेंट यानी कि इंडियंस होंगे, गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश के मेंबर्स होंगे उनको माना गया। उसके बाद आपका 1862 के अंतर्गत आया उसके बाद 1882, जो आपका 1882 है, इसमें क्या था, 1882 का जो एक्ट था इसके अंदर लॉर्ड रिपन का एक रिजोल्यूशन पास हुआ था। और लॉर्ड रिपन ने इस रिजोल्यूशन में क्या बात करी थी कि वो इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल और रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्टेबलाइजमेंट करेंगे। उनके इसी रिजोल्यूशन में ही हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्टेटस देना, या लोकल आपकी गवर्नमेंट जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनका जो बेस रूट है वो आपका 1882 के इसी रिपन के रिजोल्यूशन में है, जिसमें उन्होंने म्यूनसिपैलिटी काउंसिल और रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्टेबलाइजमेंट की बात करी। म्यूनसिपैलिटी काउंसिल जो म्यूनसिपल एरियाज़ के अंदर क्या करेगी, आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉ मेकिंग देखेगी, और आपकी विलेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काउंसिल क्या करेंगी, या रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको रूल आउट करेंगे। तो उनका जो ये रिजोल्यूशन था जिसमें उन्होंने इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल की बात की, रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात की, किसकी, इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करी, वो 1882 के एक्ट के अंतर्गत देखा गया। उसके बाद 1909 के एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोविज़न था, उसके पहले 1861 का, उसके बाद 1882 का लॉर्ड रिपन का, इसमें इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की बात की गई थी। उसके बाद 1901 का एक्ट, तो 1901 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1901, इसमें एम्पावर किया गया प्रोविंशियल काउंसिल्स को कि वो इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं, ठीक है ना, जो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोविंस के अंदर उनको इंक्रीज़ करें, यानी कि इंडिया के जो प्रोविंस हैं, प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव बनी हुई है उसमें जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप को बढ़ाने की पावर किस में दी गई, 1909 के एक्ट के अंदर दी गई कि जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपनी काउंसिल में क्या करो, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करो, ठीक है। उसके बाद आपका एक्ट है 1919 का, जो आपका 1919 का एक्ट है, इस 1919 के एक्ट के अंदर क्या करा गया, जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर इसे रिलैक्स किया गया, क्योंकि यही 1919 का एक्ट है जिसने सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट को डिमार्केट किया था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो डिमार्केशन है सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट का, इसका रूट आपको कहाँ से मिलता है, 1919 के काउंसिल एक्ट से मिलता है, या फिर 1919 के चार्टर एक्ट से मिलता है, जिसमें ही सबसे पहले लिस्ट करी डिमार्केट के सेंटर पे जो लोड है वो कम करा कि कौन से सब्जेक्ट्स पे सेंटर कानून बनाएगा, कौन से सब्जेक्ट स्टेट के अंडर आएंगे। इसके अंदर भी रेजिडरी पावर सेंटर के पास में ही थी, जो अभी तक पार्लियामेंट के पास में है अंडर आर्टिकल 248 के मुताबिक, ठीक है। तो डिमार्केशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज मेंशन इन, तो डिमार्केशन इन द सेंट्रल एंड स्टेट प्रोविंस सब्जेक्ट्स, जिसके अंतर्गत सेपरेशन है, डिमार्केशन है कि सेंट्रल कौन से सब्जेक्ट्स पे रूल बनाएगा, स्टेट कौन से सब्जेक्ट्स पे रूल बनाएगा, ये आपको 1919 के एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद 1935 का एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हमने इसी एक्ट के लिए हैं। तो 1935 का जो आपका एक्ट है इसने क्या करा, स्कीम करी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इनटू 3 लिस्ट, जो 3 लिस्ट है ना, डिमार्केशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट सब्जेक्ट इन द सेंटर और स्टेट क्या करेगा, सेंटर के कानून कौन से कानून, वो आपको 1919 के एक्ट में मिलता है। लेकिन अभी तक जो आप पढ़ रहे हो कि 7 जो लिस्ट हैं, जो आप 7 शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्ग्रुएंट, इनका आपका बेस कहाँ है, 1935 के अंतर्गत मेंशन किया गया था कि हम 3 लिस्ट बनाएंगे, यूनियन, स्टेट और कॉन्ग्रुएंट, जिन पे लेजिस्लेटिव पावर यूनियन की यूनियन लिस्ट पे, सेंटर की, ठीक है, और आपकी स्टेट की स्टेट लिस्ट पे, और कॉन्ग्रुएंट है जिनकी दोनों पे। तो ये आपको 1935 के एक्ट से मिलेगा। लेकिन अगर डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ मेकिंग अ लॉ देखेंगे तो वो आपको 1919 के एक्ट के अंतर्गत दिखेगा। अब देखो आपकी लिस्ट 1 है, उसे यूनियन लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट बोला जाता है। इसमें आपकी एक्सक्लूसिव पावर जो है लॉ मेकिंग की किसके पास है, एक्सक्लूसिव पावर आपकी लॉ मेकिंग की पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है। इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स तो हम इसमें नहीं देख पाएंगे, टोटल सब्जेक्ट्स 97 है, ठीक है ना। तो टोटल सब्जेक्ट्स तो 97 है, वो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम जो मेन सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के उनको एक बार देख सकते हैं। जैसे कि आपका डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेन अफेयर आपका यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवे आपका यूनियन लिस्ट में आता है, बैंकिंग आपका यूनियन लिस्ट में आता है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं क्योंकि 97 सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। तो आपका इसमें 3 आपने इंपॉर्टेंट याद करें सब्जेक्ट्स, दैट इज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर आपके
ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे जो मैंने अभी आपको बोला, लेकिन अब 3 सब्जेक्ट्स इंक्रीज़ करके कितने सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं, अब 3 सब्जेक्ट इंक्रीज़ करके कर दिए गए हैं आपके टोटल 100 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी आपसे करंट में कोई पूछे कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। ओरिजिनली यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स थे। आप देखेंगे कि यूनियन के सब्जेक्ट इंक्रीज़ हुए, कॉन्करेंट के सब्जेक्ट इंक्रीज़ हुए और स्टेट लिस्ट के लॉ मेकिंग के सब्जेक्ट डिक्रीज़ हुए, क्योंकि 97 ओरिजिनली यूनियन में थे तो वो 100 हो गए। बाकी डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है ना, और आपका इसमें फॉरेन अफेयर आपका यूनियन लिस्ट में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट सेकंड लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट जो सेकंड लिस्ट है, लॉ मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास में है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, एक्सक्लूसिव पावर। इसमें आपका पब्लिक ऑर्डर आता है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो पुलिस आती है, पब्लिक हेल्थ आती है, सैनिटेशन आता है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग आती है, ठीक है ना। ये सब आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। 3 पी हैं आपकी, पहला पी पब्लिक ऑर्डर, दूसरा पी पुलिस और तीसरा पी आपका पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और पब्लिक हेल्थ, और सैनिटेशन, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है ना। ओरिजिनली जो आपके स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे वो आपके 66 थे। मैंने आपको अभी भी बताया कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओरिजिनली कितने थे, 66 थे। इन सब्जेक्ट को अब करना कर दिया 61 कर दिया है। 97 से 100 इंक्रीज़ हो गए इसमें 66 थे लेकिन अब 61 हो गए। तो इसमें स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स क्या हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं। पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, अब कितने हो गए हैं, 61 सब्जेक्ट हो गए हैं। आपका लास्ट वन क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट आपकी थर्ड लिस्ट है और इसके अंतर्गत लॉ मेकिंग की पावर पार्लियामेंट के पास में भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास में भी है, ठीक है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें है, और रिसेंटली अभी आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए हैं। देखो, एजुकेशन तो पहले से था, एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, फैमिली प्लानिंग है, क्रिमिनल लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल, फॉरेस्ट है, ठीक है। एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको याद रखने हैं, एजुकेशन, पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और क्रिमिनल लॉ, ये सब आपका इसके अंदर आता है। फॉरेस्ट भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ओरिजिनली कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी आपके 47 ही सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब ये सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज़ करके कितने कर दिए हैं, 52 कर दिए हैं। तो 97 से 100, 66 से 61 और 47 से 52, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया। अब 7 शेड्यूल को अमेंडिंग करने की बात क्या है, इसको मेंशन करते हैं कि 7 शेड्यूल को अमेंडिंग करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों किया जा रहा है। तो 7 शेड्यूल की अमेंडिंग, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग 7 शेड्यूल, अगर अमेंड करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। आपको पता अमेंडिंग की जो पावर है ना, पार्ट 20 है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 20 में और आर्टिकल 360 के अंदर मेंशन की गई है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो ये जो प्रोविज़न है जिसको तुम अमेंडमेंट करना चाह रहे हो, ये प्रोविज़न आपका फेडरलिज्म से रिलेटेड करता है, क्योंकि इसमें स्टेट के पास भी आपके लॉ मेकिंग की पावर है। तो अगर आपको इसको अमेंडमेंट करना है आर्टिकल 368 के अंतर्गत और पार्ट 20 के अंतर्गत, तो इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी। तो स्पेशल मेजोरिटी से क्या मतलब है, आपके जो टोटल मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट होंगे उनके तो 2/3 या फिर टोटल मेंबर के आधे से एक ज़्यादा, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसी से ही इसको पास किया जाएगा पार्लियामेंट के इस लॉ को, अगर आप 7 शेड्यूल में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आपको आधी स्टेट लेजिस्लेचर से भी हाफ मेजोरिटी से इस प्रोविज़न को पास करा के उनका भी क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। तो आपका ये प्रोसीजर रहेगा। और प्रोविजंस क्या अमेंडमेंट के, आप अमेंडमेंट करने के लिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को भी इसी तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं, यूनियन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड, आपके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, इन सबको आप आर्टिकल 368 के अंदर कर सकते हैं अमेंडमेंट। अब सतलुज यमुना लिंक, अब सतलुज यमुना लिंक के बारे में देखते हैं। सतलुज यमुना लिंक का जो इशू है वो अनरिजॉल्व रहा है, किसके बीच में, हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच में, ठीक है ना। वाटर शेयरिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट है ये, कि जो रावी और व्यास रिवर है उसका जो पानी है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट कौन सी दो स्टेट के बीच में है, ये जो डिस्प्यूट है ये हरियाणा और पंजाब स्टेट के रिलेटेड। तो ये जो डिस्प्यूट है ये हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच में है, जो रावी और व्यास का पानी है, सरप्लस पानी है, उसकी शेयरिंग को लेकर के। हरियाणा ने क्या किया था कि हरियाणा ने इस स्ट्रेच में जो आपकी सतलुज यमुना लिंक कैनाल है इसको 1980 में स्ट्रेच करने की कोशिश करी, जबकि जो पंजाब है इसने इसके रिपेयरिंग प्रिंसिपल पे ध्यान दिया। उन्होंने बोला था कि इसके अंदर पानी अवेलेबल नहीं है। रिपेयरिंग प्रिंसिपल से मतलब है कि जो ओनर ऑफ लैंड एडजेसेंट टू ए वाटर बॉडी हैज़ द राइट टू यूज़ वाटर। उसका ये कहने का मतलब था कि उस पानी के आसपास की, वाटर बॉडी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको उस पानी को यूज़ करने का पूरा अधिकार है, ऐसा पंजाब सरकार ने बोला। हरियाणा ने आर्गू किया कि जो साउदर्न पार्ट है स्टेट का वो वाटर की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है,
ठीक है। जो साउदर्न पार्ट है क्या कर रहा है, वाटर की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, इसलिए हरियाणा डिनाई करा कि राइटफुल शेयर इन वाटर असिस्ट बाय इरादी ट्रिब्यूनल। जो इरादी ट्रिब्यूनल है 1987 का, उसने जो पानी को शेयरिंग की लेके बात की थी उसको उसने डिनाई करा। जो राइटफुल को लेकर के उसने बात करी थी इरादी ट्रिब्यूनल ने, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में क्या है, अगर किसी भी दो राज्य के बीच में पानी को लेकर के अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उससे रिलेटेड एक काउंसिल बनी हुई है जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट काउंसिल। अगर किसी भी प्रकार का पानी में से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो 7 शेड्यूल की स्टेट लिस्ट की एंट्री 17 में लिखा हुआ है वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स और ड्रेनेज कौन सी लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। पानी से रिलेटेड, कैनल से रिलेटेड, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड सब आपके टॉपिक किस में आते हैं, स्टेट में आते हैं। ठीक है, वाटर, ड्रेनेज, इरिगेशन और कैनल्स। और यूनियन लिस्ट में आता है रेगुलेशन करना इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज़ में। अगर दो राज्यों में पानी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, रिवर वैली से हो जाता है, तो उनका जो रिजोल्यूशन है वो कौन करेगा, उनको करने की पावर यूनियन लिस्ट के अंदर है। आर्टिकल 262 जो है मेंशन करता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 पास किया गया। और आर्टिकल 262 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वाटर रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में रिवर्स या रिवर वैलीज़ को लेकर के, तो उसका जो डिस्प्यूट का एडजस्टमेंट होगा वो आर्टिकल 262 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1956 का एक्ट है। ठीक है, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का एक्ट जो है पास किया गया। आर्टिकल 262 के अंदर जो मेंशन था डिस्प्यूट्स को क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। तो वो डिस्प्यूट किस तरीके से रिजॉल्व किए जाएंगे, इसके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को पास किया गया। ठीक है ना। उसके बाद में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर मेंशन क्या है, इसके अंदर मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसे डिस्प्यूट को सेट करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन करेगी। जो अगर इंटर स्टेट रिवर की कोई डिस्प्यूट है तो वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाएंगे, उन ट्रिब्यूनल्स को गठन करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई। ठीक है ना। उसके बाद में कोई भी जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा, वो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, वो ट्रिब्यूनल डिसीजन जो होगा वो आपका फाइनल होगा और उन पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग भी होगा। क्योंकि अगर वो बाइंडिंग नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा, तो फिर उस ट्रिब्यूनल को बनाने की कोई ज़्यादा वजूद रह ही नहीं जाता है। इसीलिए ट्रिब्यूनल जो अपॉइंट किया गया है उसकी अल्टीमेट पावर क्या दी गई है कि उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल भी माना जाएगा और बाइंडिंग भी माना जाएगा। आर्टिकल 262 के अंदर का जो पार्लियामेंट को पावर है ट्रिब्यूनल्स को बनाने की, इसको अमेंड भी किया गया। इसके अंदर का जो सेटलमेंट मैकेनिज्म थे उनमें थोड़ा चेंज करने के लिए इसको अमेंड भी किया गया। डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन कमेटी का फॉर्मेशन कर सकता है और एक परमानेंट ट्रिब्यूनल और सेटलमेंट रिजल्ट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं। रावी, ब्यास और सतलज को लेकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर डिस्प्यूट है। ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज को लेकर के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में डिस्प्यूट है। नर्मदा को लेकर के एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में डिस्प्यूट है। एमपी में डिस्प्यूट है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है ना। मंडोवी रिवर को लेकर के, महादेवी रिवर को लेकर के गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर डिस्प्यूट है। कृष्णा रिवर को लेकर के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर डिस्प्यूट है ना। वंशधारा को लेकर के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में डिस्प्यूट है। ठीक है, गोदावरी को लेकर के डिस्प्यूट आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, एमपी, तेलंगाना में डिस्प्यूट है। कावेरी को लेकर के पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में डिस्प्यूट है। पेरियार को लेकर के तमिलनाडु और केरला के अंदर डिस्प्यूट है। तो ये बाकी के और डिस्प्यूट्स थे। 9 शेड्यूल और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 9 शेड्यूल जो है अभी क्या हुआ है कि झारखंड ने क्या करा है कि एक बिल पास करा है, इसमें उसने रिजर्वेशन 77% तक इंक्रीज़ कर दिया है। जबकि इंदिरा साहनी केस 1992 में ये मेंशन किया गया था कि आप जो रिजर्वेशन है उसे 50% से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो झारखंड सरकार ने इस रिजर्वेशन को 77% इंक्रीज़ करने के बाद 9 शेड्यूल में डाल दिया, इसे जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने स्टेट कराया है कि इट विल कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर सेंटर इंक्लूडेड। इसने बोला कि ये फोर्स में तभी आ सकता है जब सेंटर इसे 9 शेड्यूल में डाल सके। 9 शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत लाया गया था। इसके अंतर्गत उन लॉज को डाल दिया जाता है जिन्हें आप जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाना चाहते हैं। ठीक है ना। अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हालांकि AR कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आपका वायलेट करता है तो अगर वो 9 शेड्यूल में ही क्यों ना हो, उस पर भी जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है आपका, उसको रिमूव करने की बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कुछ
पर्टिकुलर जगह से। अभी फ़िलहाल में ये कहाँ कहाँ पर लागू है, ये आपका लागू है असम, नागालैंड और मणिपुर के अंदर। तो इसको असम, नागालैंड, मणिपुर से रिमूव करने के लिए, ऑर्डर सिचुएशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या करा है, ऑर्डर दिया है। और अफस्पा जो है वो अभी तक फोर्स में है 3 स्टेट में। तो असम, नागालैंड, मणिपुर से रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स में क्या है, अवेलेबल है। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ जगह पर अफस्पा अभी तक लगा हुआ है। असम, नागालैंड और मणिपुर से हटा दिया गया है। अगर आप अफस्पा एक्ट की बात करोगे तो जो आपका अफस्पा एक्ट है, ठीक है ना, ये एक्ट स्पेशल पावर देता है सेक्शन 4 के अंतर्गत, जिसके अंदर अगर कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहाँ पर डिस्टर्ब्ड है, जहाँ पे वॉयलेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उस जगह पर सेंटर क्या करता है, इस एक्ट को लागू करता है। इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है, ये मेंशन करता है कि पूरा, या तो पूरे स्टेट में या पूरी यूटी में आज आर्म्ड फोर्स को लागू किया जा सकता है, जो क्या है एक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पावर देता है आर्मी को, कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो सिविल पावर्स को भी एक्वायर करता है। गवर्नर अगर स्टेट के अंदर है तो गवर्नर इसे डिक्लेयर कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद में, ठीक है। उसके बाद में देखो इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फॉर्म करती है अंडर आर्टिकल 263। आर्टिकल 262 मेंशन करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। तो 262 में आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट था, ठीक है ना, और इसके अंदर आपका इंटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स है आर्टिकल 263 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या है, डिफाइन किया गया है कि ड्यूटीज़ जो हैं कौन कौन सी काउंसिल फॉर्म करेगी, और इसको फॉर्म किया गया था सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। सरकार या कमेटी ने रिकमेंड किया था 1990 में, तब इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म किया गया। इसकी स्टेबलाइजमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से की गई है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिकमेंड करा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर भी सरकार का रिकमेंड करने पर इसकी जो फॉर्मेशन है प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर से करी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद आईसीएस को फॉर्म किया गया है, इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्म किया गया है। प्राइम मिनिस्टर और कंपोजिशन में, यानी इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन सदस्य होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है ना, जो चेयरमैन की पोस्ट लेते हैं, और सभी स्टेट के सीएम होते हैं, और 6 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं इनके मेंबर्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे, और जितने भी आपकी स्टेट हैं, सभी स्टेट के जो सीएम्स हैं वो सभी इसके सदस्य होंगे, और 6 अदर से यूनियन मिनिस्टर को इसके अंदर अपॉइंट किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर, पीएम, सीएम और 6 अदर मेंबर्स। वो जो 6 अदर मेंबर्स हैं, वो 6 मेंबर कौन होंगे, आपके यूनियन मिनिस्टर्स होंगे। तो पीएम होगा जो इसका चेयरमैन होगा, सभी स्टेट के सीएम होंगे, और 6 न्यू मेंबर्स होंगे जो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे। सीएम अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में यूटी है तो उसका जो आपका गवर्नर होगा उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर जो है इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं। 10 यूनियन मिनिस्टर परमानेंट इन्विटीज होते हैं। इसका काम क्या होता है, डिस्प्यूट्स को सेटल करना, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करना, अगर स्टेट और या स्टेट यूनियन टेरिटरी के बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट को लेकर के कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या डिस्कशन करना, बेटर कोऑर्डिनेशन करना पॉलिसी मेकिंग फॉर्मेशन के अंदर। तो ये सारे काम इसके दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपका 25 ईयर ऑफ इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट, यानी कि 25 साल पुराना जो इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट है उसके बारे में। ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच में किया गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने इसको फॉर्म किया है, ठीक है। तो इसको साइन कब किया गया, 2015 में इसको साइन किया गया है। ये एक पीस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए साइन किया गया था इस फ्रेमवर्क को, जिससे कि जो डिसएग्रीमेंट था 2 पार्टीज़ के बीच में, एक नागा फ्लैग के बीच में और एक ये है जो नागा कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, उनके बीच में जो डिस्प्यूट था उसको सेटल करने के लिए ये सीज फायर एग्रीमेंट 1997 में साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच में। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसने 7th मंथली इंस्टॉलमेंट क्या करी है, आपकी रिलीज करी है। इसके अंतर्गत इसने स्टेट को प्रोवाइड करा है अंडर आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीडीआरडी ग्रांट, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के नाम से जाना जाता है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू ग्रांट, अरे तो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के नाम से इसको जाना जाता है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू ग्रांट डेफिसिट, जिसको देने की पावर आर्टिकल 275 के अंदर है, जो आपको स्टेट को प्रोवाइड कराया जाएगा यूनियन के द्वारा। इस ग्रांट को रिलीज किया जाता है स्टेट्स के लिए एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर इस ग्रांट को अपना स्टेट को दिया जाता है अगर उनके रेवेन्यू अकाउंट्स के अंदर कोई गैप होता है तो उस गैप को फिल करने के लिए। एलिजिबिलिटी स्टेट की ये होती है, अगर इस ग्रांट को वो रिसीव करना चाहता है तो उसे 2020-21 से 25-26 के बीच में जो 15th कमीशन फाइनेंस कमीशन है उसने उसको एनालाइज करके जो रिकमेंड किया होगा उसके बिहाफ पर उनको दिया जाता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो खासी हिल है वो आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मेघालय के अंदर, जिसने अपोज करा है कि स्टेट गवर्नमेंट असम के साथ में जो डील कर रही है ना बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के, वो उस बाउंड्री डिस्प्यूट से क्या है, खुश नहीं है। तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हुआ है असम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में उससे वो हैप्पी नहीं है, और उसी को लेकर के उसने
क्या करा है, अपोजिशन किया है किसने, खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने। तो जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी रीजन को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिक्लेयर कर सकता है। तो जो खासी हिल है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में फॉर्म की गई, जिसने आपके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है असम और सेंटर के बीच में उसको क्या करा है, अपोज किया है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपके 6 शेड्यूल के अंदर आता है और ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर के अंतर्गत पावर जो है ये दी गई है। ठीक है, तो आपका ये 6 शेड्यूल के अंतर्गत आता है। 6 शेड्यूल के अंदर आपके 5 स्टेट्स आते हैं। इसमें पहला असम है, उसके बाद मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और उसके बाद में मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसके अंदर है, नागालैंड इसके अंदर नहीं है, आपको याद रखना है। 6 शेड्यूल के अंदर आपके AMTM जो है मेंशन है। कौन है, AMTM। मणिपुर भी मेंशन नहीं है। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आपका इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, AMTM। प्रेजेंटली 10 ADC अभी फिलहाल के लिए 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है बनी हुई है। कहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद में हर ADC में कम से कम 30 मेंबर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है यही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा मेंटेन करती है। वहाँ के ट्राइबल एरिया की पॉपुलेशन, वहाँ के नेचर को समझते हुए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाता है। 10 अभी तक बनी हुई है AMTM के अंदर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर। और इसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर क्या है, आपके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आपका क्या है, 30 मेंबर होते हैं। ठीक है ना, जिनमें से 4 को तो गवर्नर नॉमिनेट करता है और 26 जो है इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, इनका टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है। तो जो आपके 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर्स में से जो 26 मेंबर हैं, 26 मेंबर को तो इलेक्शन के थ्रू लिया जाता है और जो 4 मेंबर हैं वो गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। और 5 ईयर का इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। इनके अंतर्गत पावर क्या होती है, पावर होती है, गवर्नर क्या करता है, इनको एम्पावर करता है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है एरिया। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो एरिया है उसको बढ़ाने और घटाने की जो पावर है वो किसके पास में है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरिया को बढ़ाने घटाने की पावर गवर्नर के पास में है। ठीक है ना। यहाँ पर जो काउंसिल है ये जुडिशियल पावर भी मेंटेन रखती है। इसका जुरिडिक्शन जो होता है वो आपके हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट कंसर्न करता है इसके जुरिडिक्शन को। महाजन कमीशन को 1966 में फॉर्म किया गया था। सेंटर ने महाजन कमीशन को फॉर्म किया कि बॉर्डर डिस्प्यूट को कैसे आपका रिजॉल्व किया जाए और कहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला में। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरला के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 1966 के अंदर महाजन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। MKK के बॉर्डर डिस्प्यूट को मेंशन उसको रिजॉल्व करने के लिए। इसने जो कमीशन था इसने रिकमेंड करा था कि 264 विलेज ऐसे हैं जो महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर देने चाहिए, है ना, जिसके अंदर बेलवी आता है, बेलवी यानी कि बेलगांव का। और 247 विलेज ऐसे हैं जो अभी तक कर्नाटक के पास में है। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। 2004 में वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और बेलवी अभी तक इन दोनों के बीच में इशू बना हुआ है कि बेलवी में जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मराठी भाषा बोलती है महाराष्ट्र की, लेकिन ये आता कर्नाटक के एरिया के अंदर है। तो महाराष्ट्र क्लेम करता है कि एज पर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भाषा के आधार पर बांटा गया, तो बेलवी जो है वो महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन मराठी भाषा बोलती है। लेकिन अगर जब रिजॉल्व किया गया था, जब इसको बांटा गया था, तब बेलवी कर्नाटक के अंदर में आया था। तो बेलवी अभी तक डिस्प्यूट बना हुआ है। और कमीशन के मुताबिक 264 विलेज जो महाराष्ट्र को दे देनी चाहिए, 247 विलेज जो कर्नाटक को मिल जानी चाहिए, वो भी अभी तक डिस्प्यूट के रूप में बना हुआ है। तो महाजन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक के बॉर्डर डिस्प्यूट को मेंटेन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जुडिशरी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।